बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, आज हमारा जो टारगेट है वो रिटर्न असेसमेंट अपील है। ये 3 चैप्टर्स जो हैं इसमें से अंदाज़न 8 से 10 मार्क्स का रेगुलर बेसिस पर सवाल आता है। एक बार 17 मार्क्स का भी आ गया था, एक बार 7-8 नंबर का भी आ गया था। मैं इसको 10 से 12 नंबर टाइप की चीज़ मानता हूँ। 3 चैप्टर्स हैं और टेक्स्ट में जो क्रैमिंग वाला एरिया है उसमें ये एक मुश्किल पार्ट समझा जाता है। एक तरतीब से लेके चलूँगा आपको, उस तरतीब से चलेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको उतना मुश्किल नहीं लगेगा। चैप्टर 14 तो ख़ास तौर पे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात है, चैप्टर का नाम है रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न। सर, रिटर्न क्या होता है? ये वो डॉक्यूमेंट है जो टैक्स पेयर ने एफबीआर को जमा कराना होता है, जिसके ज़रिए टैक्स पेयर अपनी इनकम और उस पर टैक्स जो है वो शो करता है एफबीआर को। एक पोर्टल है, वेब बेस्ड प्रोग्राम है जहाँ पर ये रिटर्न जमा कराई जाती है। उसका नाम होता है आईआरएस, IRIS, इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। किस किस बंदे को ये रिटर्न जमा करानी है? किस किस बंदे को ये रिटर्न जमा करवानी है? हर कंपनी को, हर पर्सन जिसकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है, हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, हर पर्सन को जिसकी इनकम सब्जेक्ट टू FTR है, और हर वो बंदा जिसको बोर्ड नोटिफाई कर दे। इन 5 लोगों ने रिटर्न जमा करवानी होती है। कंपनी, वो पर्सन जिसकी टैक्स इनकम 6 लाख से ज़्यादा है, नॉन प्रॉफिट वो पर्सन जिसकी इनकम FTR के तौर पे टैक्सेबल है, और लास्ट क्या है, वो बंदा जिसको बोर्ड कह दे कि तुमने रिटर्न जमा करानी है। इन सारे लोगों को रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। इसके अलावा किस किस ने रिटर्न जमा करानी है? वो बंदा जिसकी इनकम पिछले 2 सालों में चार्जेबल टू टैक्स थी, उसने भी रिटर्न जमा करानी है। जिसका लॉस आया लेकिन वो लॉस कैरिड फॉरवर्ड करना चाहता है, इसने भी रिटर्न जमा करानी है। जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है कितनी, 500 स्क्वायर यार्ड्स की, वो भी रिटर्न जमा करेगा। जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है 500 स्क्वायर यार्ड्स की, कहाँ पर? म्यूनसिपल लिमिट में, कैंट में या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, तो ये भी रिटर्न जमा कराएगा। जिसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है विद लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड इन रेटिंग एरिया, यहाँ भी 500 स्क्वायर यार्ड है, यहाँ भी 500 स्क्वायर यार्ड। owns flat with covered area of those are square feet or more located in rating area. owns a motor vehicle having engine capacity of 1000 cc से ऊपर की गाड़ी है, उसको भी रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। जिसका NTN बना हुआ है उसको भी रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। जिसके पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मीटर है और उसका बिल 5 लाख से ऊपर है सालाना, उसको भी रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। हर वो बंदा जो कारोबार कर रहा है और वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मेंबर है तो उसको भी रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। और हर वो बंदा जो कारोबार कर रहा है, जो प्रोफेशनल है, इंजीनियर है तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मेंबर हो, डॉक्टर है तो मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का मेंबर हो, लॉयर है तो बार काउंसिल का मेंबर हो, और अकाउंटेंट है तो ICAP या ICMA का मेंबर हो, तो ऐसे सारे लोगों को रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। हर वो बंदा जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है और उसकी इनकम 3 से 4 लाख के दरमियान है तो उसको भी रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। और वो बंदा जिसकी फॉरेन इनकम और एसेट्स हैं उसको भी रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। ये 11 लोग हैं जिनको लाजमी रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। 5 एक बताए हैं और 11 एक बताए हैं। इन सारे लोगों को रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। सर, अगला सवाल ये पैदा होता है, हाँ
अगर कोई बेवा है या ऑर्फन बिलो 25 है, कोई यतीम है और उसकी उम्र 25 साल से कम है, या अपाहज है, डिसेबल्ड है, या नॉन रेजिडेंट है, अगर ये लोग हैं और इनके नाम पर कोई प्लॉट है या कोई फ्लैट है या कोई गाड़ी है और इसकी वजह से इनको रिटर्न जमा करवानी पड़ी है, तो टैक्स वाले कहते हैं फिर इनको रिटर्न जमा कराने की ज़रूरत नहीं। सर कमिश्नर के पास पावर है कि वो किसी भी बंदे को कह सकता है जिसके बारे में उसे लगता है कि इसको रिटर्न जमा करानी चाहिए, वो उसे नोटिस भेजेगा और कहेगा तुम रिटर्न जमा कराओ, तो उसे रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। कमिश्नर के पास ये पावर भी है कि अगर पिछले 5 साल में से किसी साल की किसी ने रिटर्न नहीं जमा कराई तो कमिश्नर पिछले 10 साल में से किसी साल के बारे में भी कह सकता है कि तुम रिटर्न जमा कराओ, तो उस बंदे को नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर उसको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। और अगर किसी की फ़ॉरेन इनकम है तो 5 या 10 साल की लिमिटेशन नहीं है, फिर जितनी भी पुरानी हो कमिश्नर कह दे कि रिटर्न जमा कराओ तो रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। फिर अगली बात है कि ये तो हो गया 1 साल की रिटर्न। अगली अहम बात ये है कि भाईजान अगर कमिश्नर के पास ये पावर भी कि किसी बंदे को ये कह सकता है कि 12 माह से कम की रिटर्न जमा कराओ, तो फिर वो बंदा 12 माह से कम की रिटर्न जमा कराने का पाबंद होगा। ये कमिश्नर आमतौर पे उस केस में कहता है जब कोई बंदा फौत हो गया, बैंकरप्ट हो गया, या पाकिस्तान छोड़ के परमानेंटली जा रहा है, या और कोई रीज़न है जिसको कमिश्नर बेहतर समझता है, तो कमिश्नर उसको कह देगा कि 12 माह से कम की पीरियड की रिटर्न जमा करो, तो उसे वो रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। पास पेपर में सवाल आया हुआ कि क्या कमिश्नर 12 माह से कम की रिटर्न फाइल करने को कह सकता है, तो उसमें ये वाला पार्ट आपने डालना था। कमिश्नर के पास क्या अथॉरिटी और क्या पावर है कि वो लोगों को कह सकता है कि आप रिटर्न जमा करो। सर जी कमिश्नर के पास बड़ी पावर है। कमिश्नर जो है वो क्या कर सकता है, कमिश्नर किसी भी बंदे के जनरल ऑर्डर इशू कर सकता है और किसी भी बंदे के हवाले से उसे कह सकता है जिनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है और कमिश्नर समझता है कि इसको टैक्स जमा कराना चाहिए, तो उसको नोटिस देकर के जनरल ऑर्डर दे देगा कि भाईजान तुम ये रिटर्न जमा कराओ। और अगर वो रिटर्न ना जमा कराए तो कमिश्नर के पास क्या पावर है, उसके मोबाइल फ़ोन या सिम ब्लॉक कर दे, उसके बिजली और गैस के कनेक्शन ख़त्म कर दे और उसको फ़ॉरेन ट्रैवल ना करने दे, सिवाय इसके कि उसने उम्रे पे जाना हो या वो माइनर हो, स्टूडेंट हो, उसको फ़ॉरेन ट्रैवल से मना कर दे। हाँ वो कहता है बोर्ड जब उस पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई और उसने उस बंदे ने टैक्स जमा करा दिया, तो बोर्ड कमिश्नर को कहेगा कि भाईजान इसने टैक्स जमा करवा दिया है, अब इसका कनेक्शन बहाल कर दो, अब इसकी सिम बहाल कर दो, अब इसको बहाल कर दो। और वो जो अगर उस बंदे ने वो टैक्स और वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी हैं तो उसको रीस्टोर कर दिया जाएगा, उसकी सिम भी, उसके बिजली गैस की कनेक्शन भी। एक बात बड़ी अहम है कि ऐसा नहीं है कि कमिश्नर का दिल चाहे और रातों रात कमिश्नर ने बिजली काट दी। वो एक नोटिस देते हैं, नोटिस में कहा था कि 30 तारीख तक आपने टैक्स जमा कराना है, नहीं तो आपका बिजली और गैस काट दी जाएगी। बाकायदा पहले नोटिस होगा। अच्छा अगर टैक्स पेयर उस नोटिस पर अमल दरामद ना करे और वो नोटिस पर जो ड्यू डेट थी वो गुजर जाए, तो फिर ही कमिश्नर उसका कनेक्शन काटेगा। सर आपने रिटर्न कैसे फाइल करनी होती है? जी सबसे पहले कवाइफ लिखते हैं, उसको टेस्ट कराते हैं, जितना टैक्स बनता है वो साथ जमा कराया जाता है और वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जमा कराई जाती है। अच्छा जी, रिटर्न फाइल इलेक्ट्रॉनिकली ऑन वेब और कंप्यूटर रीडेबल मीडिया shall be deemed to be a return. Board may make rules by notification in official gazette for determining eligibility of data of such return. जी सर ये वाली बात आपसे कर दी है कि भाईजान ई इंटरमीडिएट वो लोग होते हैं जो
टैक्स पेयर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में, जिस फॉर्म में एफबीआर उनसे रिक्वायर करता है उस फॉर्म में एफबीआर को जमा करवा देते हैं। ऐसे लोगों को ई इंटरमीडियरी कहा जाता है। तो जो ई इंटरमीडियरी के जरिए भी रिटर्न फाइल की जा सकती है। अगली बात है कि जिस बंदे की रिटर्न फाइल की गई है समझा जाएगा उसने होशो हवास में सोच समझ के रिटर्न फाइल किया और उस रिटर्न के हवाले से वो जिम्मेदार होगा, उस रिटर्न के हवाले से वो जिम्मेदार होगा। दिस इज 3.1। रिटर्न कैसे जमा करवानी है ये बात है। अगला सवाल ये है, ऐसा ज़रा मैं 4 छोड़ रहा हूँ, 5th पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। रिटर्न कब जमा करवानी है, रिटर्न कब जमा करवानी है? तो इसका जवाब है यूनिट 5 है। इसका जवाब है कि भाईजान आप बताएं आप हैं कौन, आप इंडिविजुअल एओपी हैं या आप कंपनी हैं। चूँकि अगर कोई बंदा इंडिविजुअल और एओपी है तो जब साल ख़त्म होगा उसका, जब भी साल ख़त्म होगा उसके बाद जो 30 सितंबर आएगी वो डेट है रिटर्न जमा कराने की। और अगर कंपनी है तो देखा जाएगा ईयर एंड क्या है, पहले 6 माह हैं या आखिरी 6 माह है। अगर पहले 6 माह है तो रिटर्न कब जमा कराएंगे, 31 दिसंबर को। और अगर आखिरी 6 माह तो रिटर्न कब जमा कराएंगे, 30 सितंबर। जी रिटर्न कब जमा कराएंगे, देखा जाएगा बंदा कौन है। इंडिविजुअल और एओपी है तो जब भी ईयर एंड हुआ उसके बाद जो 30 सितंबर है। और अगर कंपनी है तो पहले ईयर एंड के पहले 6 माह, तो देखा जाएगा कि उसका ईयर एंड पहले 6 माह या आखिरी 6 माह। अगर पहले 6 माह तो 31 दिसंबर को और आखिरी 6 माह तो 30 सितंबर। सर जी मेन बात वही है कि ईयर एंड की इमीडिएटली बाद 30 सितंबर कब आ रहा है। इसमें ख़ास पॉइंट ये होता है जो मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ कि भाई अगर आपका ईयर एंड ही 30 सितंबर है 2021 तो रिटर्न कब जमा करानी है, 30 सितंबर 2000, यानी ईयर एंड के इमीडिएटली बाद जब 30 सितंबर आएगा वो लेते हैं। अगर एग्जैक्टली वही डेट हो तब भी वही लेते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गई आपकी मैंने अगला सवाल आपको ये करवाना है। हाँ जी, अगला सवाल आपको करवाना है नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस। यूनिट 5 करा दिया, अब 6 छोड़ के यूनिट 7। यूनिट 7 क्या कहता है? यूनिट 7 ये कहता है कि जब भी कोई बंदा अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करेगा तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर टैक्स कमिश्नर को बताएगा कि जनाब मैंने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है, और फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर टिल द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस के वो रिटर्न फाइल करेगा। अगर कोई बंदा खुद से ऐसा नहीं करता है लेकिन कमिश्नर को पता चल जाता है कि उसने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू किया, तो कमिश्नर उसको नोटिस देगा कि फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर टिल द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस तुम रिटर्न जमा कराओ। ये वाली रिटर्न आम रिटर्न की तरह 12 माह की नहीं होगी बल्कि छोटी रिटर्न होगी, लेकिन इसको एक कंप्लीट रिटर्न समझा जाएगा। सर ये डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस की बात है। सर आपने पढ़ लिया कि रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है, क्या इस आखिरी तारीख में तोसी हो सकती है, एक्सटेंशन मिल सकती है, और कैसे मिल सकती है? तो इसका जवाब है कमिश्नर को दरख्वास्त दी जाएगी कि हमारी जो डेट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न इसकी एक्सटेंशन दे दे। कमिश्नर देखेगा कि वाकई कोई जेन्युइन रीज़न है, कोई बंदा बीमार है या पाकिस्तान से बाहर है, तो इस वजह से एक्सटेंशन मिल सकती है। एक्सटेंशन कितनी देर की मिलेगी? 15 दिन की मिलेगी। अच्छा, कमिश्नर ने आपको एक्सटेंशन दे दी, आपको फर्दर एक्सटेंशन चाहिए, या कमिश्नर ने आपको एक्सटेंशन नहीं दी और आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो आप किसके पास चले जाएंगे? चीफ कमिश्नर के पास चले जाएंगे। चीफ कमिश्नर भी आपको 15 दिन की एक्सटेंशन दे सकता है। और एक्सटेंशन देने का ये मतलब कतन नहीं है कि आपने रिटर्न टाइमली जमा कराई है, आपने रिटर्न लेट जमा कराई है तो लेट जमा कराने का डिफ़ॉल्ट सरचार्ज तो आपको अदा करना ही पड़ेगा। तो भाई ये था 8.1।
आप गौर कीजिए, रिटर्न क्या है मैंने ये बताया, रिटर्न किसने जमा करनी है ये बताया, रिटर्न जमा करने के बाद से कौन इन्फोर्स कर सकता है ये बताया, किस तरह इन्फोर्स कर सकता है ये बताया। फिर उसके बाद अगले नंबर पे आपसे बात ये की थी कि हाँ, रिटर्न कब जमा करानी है ये बताया, रिटर्न की जो तारीख है उसमें तोसी हो सकती है ये बताया, अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है तो क्या होना है ये बताया। अब ये सारे पहलू डिस्कस कर लिए, आगे दो बातें रह गई हैं। सर जी सबसे पहली बात है वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। सर जी वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है? सर जी वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है? वेल्थ स्टेटमेंट इज लाइक अ बैलेंस शीट। सर जी एसेट है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, ईयर एंड पर एसेट कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है और वेल्थ आपकी नेट कितनी है, ये वेल्थ स्टेटमेंट। जबकि वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन की बात करूं, ओपनिंग बैलेंस आ गया, इनकम आ गई, एक्सपेंस आ गया और क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ओपनिंग बैलेंस, इनकम, एक्सपेंस और क्लोजिंग बैलेंस। सर ये वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस और ये वेल्थ स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस आपस में क्या होंगे? टैली होंगे सर, ये टैली होंगे, ये सेम होंगे। तो वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट, और सारे एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ लेस कर देंगे तो जो क्लोजिंग आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस। और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का लेते हैं, इस साल की इनकम ऐड करते हैं और एक्सपेंस लेस कर देते हैं, जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है। अच्छा जी, हाँ, अब इसमें अगला सवाल है कि सर ये कैसे करना है, कैसे आता है। लेटेस्ट अटेम्प्ट में भी एक वेल्थ स्टेटमेंट का सवाल आया हुआ था। इसकी एडजस्टमेंट्स भी अक्सर आ जाती हैं। मैं ना आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करूँगा नदीम वाला। अभी मेरा टारगेट ये है कि मैं अभी थ्योरेटिकली आपको बहुत अच्छे से पढ़ाता चलूँ और ये आपके साथ एक फुल फ्लेज क्वेश्चन शेयर कर दूँगा, वीडियो शेयर हो जाएगी, जिसमें आप ये प्लीज़ देख लीजिएगा कि वेल्थ रिकंसिलिएशन और वेल्थ स्टेटमेंट बनाई कैसे जाती है। अलबत्ता अभी इस वक्त जो हमारा टारगेट है वो है फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। हर वो बंदा जिसकी फॉरेन इनकम $10,000 से ज़्यादा है और फॉरेन वेल्थ 1 लाख डॉलर से ज़्यादा है, उस बंदे के लिए लाजिम है कि वो फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा कराए प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट में वो बताए कि उसके फॉरेन एसेट्स कितने हैं, फॉरेन लायबिलिटीज़ कितनी हैं, फॉरेन एसेट ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन टू एनी पर्सन कितने हैं, कंप्लीट particulars of foreign income derived during the tax year and expenditure wholly and necessarily for the purpose of deriving the said income. The commissioner may require any person having being an individual who in his opinion was required to furnish a foreign income and asset statement. हर वो बंदा जिसने फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा नहीं कराई लेकिन कमिश्नर को लगता था कि इसको फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी चाहिए, तो कमिश्नर उसको नोटिस देगा कि तुम फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करवाओ। सर जी आपने रिटर्न फाइल कर दी, क्या एक बार रिटर्न फाइल करने के बाद रिटर्न रिवाइज की जा सकती है, रिटर्न में कोई तरमीम की जा सकती है? यूनिट नंबर 4 फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न। सर जी रिटर्न जमा कराने के बाद तरमीम की जा सकती है? द आंसर इज़ यस, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, अगर आपने रिटर्न रिवाइज किया तो रिवाइज अकाउंट्स भी साथ अटैच करें। शर्त नंबर 2, रीज़न ऑफ रिवीजन भी बताइए। शर्त नंबर 3, सर रिवाइज रिटर्न शुड बी अकम्पनीड बाय द अप्रूवल
Taxable income declared is not less than and loss declared is not more than income or loss determined by order issued. टैक्सेबल इनकम जो डिक्लेयर की गई है वो कम नहीं होनी चाहिए। सर जी आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो उसकी एक निशानी ये है कि उस रिटर्न रिवीजन की वजह से टैक्सेबल इनकम बढ़ रही होनी चाहिए और रीफंड जो है वो कम या लॉस है वो कम हो रहा होना चाहिए। 4 शर्तें हमने बताई हैं। रिवाइज्ड जो है वो रिवाइज अकाउंट्स होने चाहिए, रीजन ऑफ रिवीजन होनी चाहिए, कमिश्नर से अप्रूव होनी चाहिए और टैक्सेबल इनकम बढ़ रही हो और लॉस कम हो रहा हो। ये चारों शर्तें पूरी होनी चाहिए। हाँ, कमिश्नर से अप्रूवल की ज़रूरत है, लेकिन अगर 60 दिन के अंदर रिटर्न रिवाइज करें तो कमिश्नर से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने कमिश्नर को दरख्वास्त दी और कमिश्नर ने उस दरख्वास्त को कोई जवाब नहीं दिया और दरख्वास्त के 60 दिन तक जवाब नहीं दिया, जबकि दरख्वास्त की वजह से टैक्सेबल इनकम बढ़ रही थी, तो समझा जाएगा कमिश्नर ने इजाज़त दे दी। अब सर यहाँ पे अगला सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो रिटर्न रिवाइज की उसकी वजह से टैक्स बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। सर फिर आप रिटर्न क्यों रिवाइज करेंगे? क्योंकि आपको लगता है कि टैक्स वालों ने अगर चेक कर लिया तो आपकी फेंटी लग जाएगी। ठीक हो गया। तो 3 तरह की रिवीजन के केसेस हैं। सबसे पहले ये है कि आपको कोई नोटिस नहीं आया, आपने वॉलंटरली रिवाइज किया, इस केस में कोई पेनल्टी नहीं होती। अच्छा, एक केस ये है कि आपका ऑडिट खुल गया, आपको कहा गया कि आपकी रिटर्न बड़ी डिटेल से चेक की जाएगी, अब आप फंस गए। अभी उन्होंने चेकिंग करनी नहीं शुरू की थी कि आपने पहले ही क्या कह दिया, इसमें कुछ गलतियां हैं, मैंने रिटर्न रिवाइज करनी है। अगर ऑडिट के दौरान और शो कॉज नोटिस से पहले आपने रिटर्न रिवाइज की तो 25% पेनल्टी है। लेकिन केस नंबर 3 ये है कि आपको पता भी है कि आपकी इनकम कम लिखी हुई है, लेकिन आप उन्हें कह देते हैं कि जी मैं तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, हर चीज़ मैंने ठीक लिखी है। यहाँ पर 2 नंबरी है। आपने अपनी इनकम पूरी शो नहीं की, उन्होंने कहा हम चेक करते हैं, आपने कहा कर लो। उन्होंने जब चेक किया तो गलती थी, उन्होंने आपको कहा शो कॉज नोटिस दिया, शो दिखाओ, कॉज वजह। क्या वजह है कि तुम्हारी इनकम 25 लाख थी, तुमने अपनी इनकम 8 लाख शो की? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस शो कॉज नोटिस पर जब आता है तो आपको 50% पेनल्टी लगती है, 50% पेनल्टी लगती है। टैक्स जो कमिश्नर ने कैलकुलेट किया डिफ़ॉल्ट सरचार्ज तो है ही है, 50% पेनल्टी लगेगी। सर चैप्टर नंबर 14 एक बार गो थ्रू कर लीजिए, मैंने आपको 25 मिनट में पूरा चैप्टर नंबर 14 रिवाइज करा दिया है। 5 मिनट आपके पास है, फिर चैप्टर नंबर 15 की तरफ चलिए। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है कि बिजनेस बैंक अकाउंट वाला सवाल सर रह गया। सर बिजनेस बैंक अकाउंट वाली बात बिल्कुल सिंपल है, आपके कितने अकाउंट हैं आप शो करें, आपके कितने अकाउंट्स हैं आप FBR को शो करेंगे, और जो अकाउंट्स बिजनेस के हैं जिससे बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही है वो FBR को शो करें। सर जी अगर आपने कोई खर्चा किया और वो बिजनेस बैंक अकाउंट के ज़रिए नहीं किया तो वो खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये बिज़नेस बैंक अकाउंट में बात लिखी हुई कि भाईजान आप जो भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस के लिए, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस के लिए, उनको FBR के सामने डिक्लेयर करें। और अगर कोई भी खर्चा ऐसा होगा जो बिज़नेस का खर्चा है लेकिन किसी आपके पर्सनल अकाउंट से होगा तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी।